Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.5, and secondly, you are already aware that we have started CPR cost of production report. तो एज़ यूजुअल हम पहले क्वेश्चन का एक ओवरव्यू करते हैं, इसका इंट्रो लेते हैं और उसके लिए सबसे पहली हेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसी पे फोकस करें। यहाँ पर नॉर्मल लॉस है और ड्यूरिंग द प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ साथ ये लॉस जो है ये फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर है। नॉर्मल लॉस के बारे में पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका हुआ है। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, दीज आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। और नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि द लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेबल, लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेबल नो मैटर हाउ मच गुड कंट्रोल इज़ अपॉन योर फैक्ट्री ऑपरेशंस, लेकिन उसके बावजूद भी वो लॉस होगा, उसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ऑलमोस्ट कंसिडर इट एज अ नेचुरल लॉस, यानी कि जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें वो लॉस जो है एक रूटीन का प्रोसीजर है और वो होगा। जैसे हमने लीकेज की बात की थी, अगर तो रॉ मटेरियल मंगवाते हुए वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो उसका कुछ पार्ट अगर लीकेज हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज का मतलब है कि आपने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर किया और उसमें से जो पहुँचे वो सिर्फ 900 यूनिट्स थे। अब इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। लीकेज जैसे रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त आपके पास माल पहुँचने से पहले पहले वो लीकेज हो गई हुई थी, तो इसमें भी आपकी मिस्टेक नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया टेलर मास्टर के पास अगर आपने कभी देखा हो तो वो एक ख़ास सीज़न के बाद छोटे छोटे जो उसके कपड़े कटे होते हैं, कटिंग के दौरान जो वेस्ट होते हैं वो उनको जलाता है। इसी तरह से अगर एक अच्छी गारमेंट्स की फैक्ट्री है और जो डिस्कशन हो रही थी कि चाहे एक बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड कटर लगा हुआ है और कटिंग मशीन्स हैं, कटिंग मोटर्स हैं और कंप्यूटराइज्ड वे के अंदर कटिंग के पैटर्न्स कटते हैं, इवन देन उनके लिए भी इट्स नॉट पॉसिबल टू सेव द क्लॉथ। तो वहाँ पर भी छोटे छोटे पैचेस जो हैं वो बचते हैं और वो लॉस होते हैं। जब उनको कलेक्टिवली देखा जाए तो सेवरल मीटर्स ऑफ क्लॉथ कुड बी वेस्टेड ओवर देयर। तो ये इस तरह के जो लॉसेस होते हैं आप जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लें वो लॉस वहाँ पर होता है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, हमने नॉर्मल लॉस का देखा। और आपको ये भी पता है कि नॉर्मल लॉस जब क्वेश्चन में ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आपने नॉर्मल लॉस का एक फार्मूला लिखा हुआ है, उसे कैलकुलेट करके वैल्यू को आपने यहाँ लिखना होता है। अब जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। फर्स्ट डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट, फ़र्क क्या है? देखिए जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है, आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी पहले डिस्कशन हुई, जो क्वांटिटी शेड्यूल है उसके अंदर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक यूनिट स्टार्टेड है और एक यूनिट रिसीव्ड है। स्टार्ट कौन करता है और रिसीव कौन करता है? यहाँ पर भी यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस कि इफ़ इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट तो वो हमेशा स्टार्ट करेगा, और अगर इफ़ इट इज़ अ सेकंड डिपार्टमेंट तो वो रिसीव करेगा। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट रिसीव नहीं करता, फर्स्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है। ये ज़रा सेंटेंस रिपीट करें अपने दिमाग के अंदर कि फर्स्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है, रिसीव नहीं करता। और अगर रिसीव नहीं करता तो इसका मतलब है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ना तो कैपिटल आर और ना स्मॉल आर हमारे पास होगा, यानी पर यूनिट यहाँ जहाँ पे ये मार्क किया हुआ ये है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अच्छा, अब चेन रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ नॉर्मल लॉस का फार्मूला देखें, वहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। अब फर्स्ट डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट में स्मॉल आर है नहीं, तो जब आर है ही नहीं तो ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट हो और क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी हो तो भी नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं हो सकता और ये वेकेंट रहेगा, ये भी वेकेंट रहेगा और ये भी वेकेंट रहेगा। ओके, अब ये जो मैंने इतना टाइम लिया सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि अगर लॉस हो लेकिन वो फर्स्ट डिपार्टमेंट हो, लॉस भी हो और फर्स्ट डिपार्टमेंट हो, चूँकि फर्स्ट डिपार्टमेंट रिसीव नहीं करता कॉस्ट, स्टार्ट करता है, इसका मतलब स्मॉल आर उधर नहीं होगा, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और वही नॉर्मल लॉस का एक बड़ा हिस्सा है, तो फिर ये लॉस की कैलकुलेशन नहीं होगी। ओके, ये हेडिंग हमने पढ़ ली। अब जो नीचे है वो एज़ यूजुअल हमारे पास चल रहा है
और जो परसेंटेज कंप्लीशंस हैं वो भी आएंगी। यूनिट स्टार्टेड है तो गौर से हमने उन सब चीज़ों को देखना है। अब हम क्वेश्चन को रेगुलर पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही है वो क्वांटिटी शेड्यूल है, और हमने भी अपने सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल ही रखना है। तो क्वांटिटी शेड्यूल ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि ये डिपार्टमेंट नंबर 1 है, और लिखा भी हुआ है कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है ऑफ अल अहद इंडस्ट्री शोज़ दैट 15,000 यूनिट्स आर स्टार्टेड। ये हमें पहली वर्डिंग मिल गई है, 15,000 यूनिट्स स्टार्ट हुए। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में वापस आएँ, यहाँ पर जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है यूनिट स्टार्टेड, और वहीं वो भी वही बात कर रहा है 15,000 यूनिट्स आर स्टार्टेड। ओके, तो यूनिट स्टार्टेड 15,000 है, उनको सबसे पहले हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और 15,000 यूनिट स्टार्टेड के बाद रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन हम टेक ओवर करते हैं। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ था यूनिट स्टार्टेड। ओके, यूनिट स्टार्टेड 15,000 है, और वो कह रहा है कि प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे 13,500 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। लेकिन ये हमारी दूसरी लाइन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि 13,500 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। वापस सॉल्यूशन में आए, और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कंप्लीटेड या ट्रांसफर्ड आउट। अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है तो वो उसको कंप्लीट करता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है। फर्स्ट डिपार्टमेंट कंप्लीट भी करता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। ओके, यहाँ पर वो कह रहा है कि 13,500 यूनिट्स आपके कंप्लीट हुए। अच्छा, अब यहाँ आप चेक करें कि आपका जो टोटल बैलेंस है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस साइड पे 1,500 यूनिट्स काम है, उनकी क्या डिटेल है वो हम डिस्कस करते हैं। एंड ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है कि 1,000 यूनिट 15% 1,000 units 15% complete, 50% complete as to material and 40% complete as to labor and factory overhead। ये जो 1,000 यूनिट्स की डिटेल वो आपको बता रहा है, जो कि 50% कंप्लीट है। इसका मतलब है ये भी प्रोसेस में है, अभी कुछ कंप्लीट हुए हैं और कुछ कंप्लीट नहीं हुए। तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज योर वर्क इन प्रोसेस या यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। अगर जाहिर है कि आपने ट्राउज़र सीना था तो उसकी कटिंग कंप्लीट हुई है, और लेकिन उसकी शर्ट की कटिंग अभी नहीं कंप्लीट हुई, तो इसका मतलब है कि उस पूरे एक प्रोसेस का हाफ़ कंप्लीट हुआ। बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रोसेस किसी जगह चल रहा हो। कि कोई एक यूनिट बनाना हो और उस यूनिट का आधा हिस्सा कंप्लीट है, तो इसका मतलब है ये इन प्रोसेस है, अभी पूरा नहीं कंप्लीट है। ऑलराइट, तो आप फिर 1,000 यूनिट को कंसिडर करेंगे इन प्रोसेस हैं। वापस आएँ, यहाँ पर थर्ड लाइन चेक करें, ये लिखा हुआ है कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, वो 1,000 हैं, उनको आप पोस्ट करें। अभी भी आप देखें कि आपके पास यूनिट्स पूरे नहीं हुए। यहाँ पे 14,500 है या 15,000 है, यूनिट्स अभी भी पूरे नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग यूनिट्स की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आगे अवेलेबल होगी। हमने यहाँ से पढ़ा कि 1,000 यूनिट्स जो हैं इन प्रोसेस हैं, और आगे जो ये 50% लिखा हुआ है ये परसेंटेज कंप्लीशन है, आगे चल के काम आएगी, और उसमें मटेरियल और लेबर एफवाइज की परसेंटेज दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है द रिमेनिंग यूनिट्स। अब रिमेनिंग हमें खुद पता होगा, रिमेनिंग यूनिट्स यानी कि जो बाकी के यूनिट्स हैं उनका क्या बना, यूजिंग आर लॉस्ट। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि जो बाकी के यूनिट हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, और क्या रीज़न बताई होगी, ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी कि काम के दौरान वो यूनिट्स लॉस्ट हो गए। अच्छा, अब जब आप प्रोसेस करेंगे और उसमें अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो ज़ाहिर नॉर्मल लॉस है, वो होता ही होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कटिंग वाला जो है जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले कटिंग करते हुए, कुछ जो पीसेस होते हैं वो कटिंग के दौरान वेस्ट होते हैं, इसलिए वो नॉर्मल लॉस है। उसको मतलब वो कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, वो एक रूटीन का काम है। तो 500 यूनिट्स का पता चला कि वो नॉर्मल लॉस है। आप इधर आएँ, और यहाँ पर आपने इस लाइन में मेंशन किया हुआ है कि जो यूनिट लॉस है उनको आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है। दो तरह के लॉस होते हैं, एक एबनॉर्मल और एक नॉर्मल। चूँकि ये रूटीन का लॉस है और अनएवॉइडेबल लॉस है, इसलिए आपने इसको नॉर्मल लॉस कंसिडर किया, और अमाउंट आप यहाँ पे 500 पोस्ट कर दें। अब आप देखें आपकी जो दोनों साइड्स हैं
क्वांटिटी शेड्यूल की वो इक्वल हो गई हैं। इसका मतलब सारी एक्सप्लेनेशन जो क्वांटिटी शेड्यूल की है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये हमारे पास 3 मेजर कॉस्ट्स होती हैं, ये हमें वहाँ नज़र आई हैं अभी। हम रीडिंग करते हैं, ये दी हुई हैं, यहाँ पर भी लिखना है इनको और फिर आपने इस तरफ भी लिखना है। अभी तक आपने क्या काम किया, लेफ़्ट साइड पर आपने 2 पोर्शंस कंप्लीट करने हैं। एक क्वांटिटी शेड्यूल पूरा करना है, वो हो गया, और दूसरा कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट इनकम्प्लीट है। इस तरफ अभी तीनों के तीनों कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर, इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट, तीनों के तीनों पोर्शन जो हैं वो अभी इनकम्प्लीट हैं। अब आप यहाँ पर जो मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, अब यहाँ कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट, ये वाली लाइन जो है कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट, इसके ऊपर हम मारें जिसमें आपको कॉस्ट के बारे में डिटेल बताई होगी। कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट आर मटेरियल रुपीज़ 1 लाख। यहाँ पर पहली कॉस्ट हमें मिल गई है मटेरियल की जो कि 1 लाख है। यहाँ आए और मटेरियल में आप पोस्ट कर दें 1 लाख। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट वो कॉस्ट जिसकी बात कर रहा है वो लेबर है, ये नज़र आ रहा होगा लेबर, और लेबर की कॉस्ट वो बता रहा है 80,000 लेबर की है। तो आप यहाँ आएँ और 80,000 लेबर की लिख दें। उसके बाद जो नेक्स्ट बात कर रहा है वो फैक्ट्री ओवरहेड है, और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 60,000, यहाँ पर गिवन है। वापस आएँ, यहाँ पे राइट डाउन कर दें 60,000। ओके, तीनों कॉस्ट हमारी कंप्लीट हुई और आगे से क्वेश्चन भी हमारा एंड हो गया। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है इन अ वे, लेकिन मैंने आपसे पहले भी ये रिक्वेस्ट की हुई है कि यहाँ आप छोटा क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन है, वहाँ पेजेस पे आपको ये वाले 5 पोर्शंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेफ़्ट वाले पेज पे 2 हैं और राइट वाले पेज पर 3 पोर्शंस हैं, इनको आपने हर सूरत कंप्लीट करना है। बहरहाल अब हम चूँकि ये जो लेफ़्ट वाले पेज का लोअर पोर्शन और राइट वाले पेज का जो अपर पोर्शन होता है ये कंप्लीट ही बाद में होता है। आपने पहले इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट करनी होती है। और राइट, तो हम पहले अपना इक्विवेलेंट शेड्यूल पूरा करते हैं और इसमें आपने फोकस रखना है इस फार्मूले के ऊपर। तो जो रेड लाइन के अंदर लिखा हुआ है आप फॉलो करेंगे उसी को ही। और सबसे पहले देखें इक्विवेलेंट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। ऑलराइट, तो आप भी जो 100% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर देखें आपके पास जो सेकंड लाइन है उसमें यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 13,500, वही 13,500 आप यहाँ लिखें। अब रेड लाइन के आगे पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो आप भी प्लस कर दें। ब्रैकेट स्टार्ट हुई, आप भी ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, और उसके आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, तो आप इधर जाएं और यहाँ थर्ड लाइन में देखें यूनिट इन प्रोसेस है 1,000, तो आप भी 1,000 यहाँ पे पोस्ट कर दें। अब रेड लाइन में पढ़ें वर्क इन प्रोसेस के आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें, और उससे आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। अब क्वेश्चन में आए यहाँ पर, और आपको यहाँ से जो बात शुरू हुई थी कि 1,000 यूनिट्स अभी इन प्रोसेस हैं, और उससे आगे लिखा हुआ है 50% यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज ऑफ मटेरियल। 50% यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज ऑफ मटेरियल, यानी ये परसेंटेज कंप्लीशन है मगर एसोसिएट है सिर्फ मटेरियल के साथ। तो आप यहाँ आएँ और हम चूँकि ये काम मटेरियल का ही कर रहे हैं तो 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.5। इस तरह से आपने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल का आंसर कैलकुलेट किया। और आपने क्या किया, 100% कंप्लीटेड यूनिट्स वो आपके पास 13,500 थे। उसके बाद आपने प्लस किया, ब्रैकेट खोली, वर्क इन प्रोसेस 1,000 था, और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना था परसेंटेज कंप्लीशन के साथ, और यहाँ आपने परसेंटेज कंप्लीशन पढ़ी कि वो 50% थी। जिस तरह आपने ये इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कंप्लीट किया, अब इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट करना है, और यहाँ पढ़ें वही चीज़ लिखी हुई है। पहले 100% कंप्लीटेड यूनिट्स आपने टेक ओवर करने हैं, तो लिखना आप स्टार्ट करेंगे 100% कंप्लीटेड यूनिट। यहाँ क्वांटिटी शेड्यूल में सेकंड लाइन में यूनिट्स कंप्लीटेड लिखे हुए 13,500, आप उनको लिखें।
आगे देखें, रेड लाइन के ऊपर 100% कंप्लीटेड यूनिट प्लस करना है, प्लस कर दें, ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन कर दें और उसके बाद लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वेश्चन में आएँ और तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस 1000 था, आप भी 1000 पोस्ट कर दें। और अब रेड लाइन में आगे पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। रेड लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा, परसेंटेज कंप्लीशन को आपने टेक ओवर करना है। ये हम काम कर रहे हैं लेबर का, तो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर में यहाँ पर आएँ। यहाँ तक चूँकि आपने पढ़ लिया हुआ था 50% में मटीरियल का है। आगे आप देखें, वो आपसे आपको नोट करवा रहा है कि 40% कंप्लीट है। किसके बारे में? एज ऑफ लेबर। तो ये लेबर की बात हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है लेबर और लेबर का रेट दिया हुआ है 40%। इसका मतलब है लेबर की परसेंटेज हमें मिल गई है, वो 40% है। 40% का मतलब होता है 40 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब होगा 0.4 आप यहाँ लगा लें। ओके, ये इक्विवेलेंट ऑफ लेबर कंप्लीट हुआ। अब इक्विवेलेंट ऑफ एफ पूरा करने के लिए फिर आप यहाँ पर पढ़ें, सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। वो क्वेश्चन में सेकंड लाइन में क्वांटिटी शेड्यूल में आप देखें, सेकंड लाइन में यूनिट्स कंप्लीटेड 13,500, वो आप लिख दें। अब रेड लाइन में आगे पढ़ें, लिखा हुआ है प्लस, आप भी प्लस कर दें, ब्रैकेट ओपन, आप भी ब्रैकेट ओपन कर दें। आगे वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस है 1000, तो आप भी यहाँ पर 1000 लिख दें। उसको मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, मल्टीप्लाई कर दें। और वर्क इन प्रोसेस को किससे मल्टीप्लाई करना है? परसेंटेज कंप्लीशन से, लेकिन एफ की। तो क्वेश्चन में वापस आएँ और यहाँ पर जो परसेंटेजेस डिस्कस हो रही हैं उनमें डिस्कस कर रहा है वो 40% है। ये लाइन देखें, 40% कंप्लीट एज टू लेबर, यानी लेबर का 40% है, एंड एफ और वो फैक्ट्री ओवरहेड को भी उसी के साथ मिला रहा है। इसका मतलब लेबर की परसेंटेज भी 40% है और एफ की परसेंटेज कंप्लीशन भी 40 है। तो अब क्वेश्चन में वापस आए, 40% का मतलब होता है 40 डिवाइडेड बाय 100 और उसका दूसरा मतलब है 0.4। तो इस तरह से आपने तीनों का इक्विवेलेंट शेड्यूल पूरा कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट वाला पेज है उसका अपर पोर्शन पूरा खाली है और नीचे वाले पोर्शन को पूरा करने के लिए आपको दो पोर्शन कंप्लीट करने थे, उनमें से एक कंप्लीट हुआ है इक्विवेलेंट शेड्यूल। और आप इसी तरतीब को समझ कर रखिए, यानी कि जिस तरतीब से हम चल रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि पहला पार्ट ये है तो सॉल्व इसको होना चाहिए था, लेकिन जब तक ये वाला पार्ट नहीं सॉल्व होगा तब तक ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं होगा, पर यूनिट कॉस्ट। और अगर पर यूनिट कॉस्ट नहीं सॉल्व होगी तो यहाँ पर देखें हर जगह पर यूनिट कॉस्ट मेंशन करनी है, तो वो भी सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे पर यूनिट कॉस्ट। इसमें सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, उसका फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ई एम। ई एम तो आपने यहाँ पर ये कैलकुलेशंस की हुई हैं और उसका आंसर भी निकाला हुआ है। और कैपिटल एम होता है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और वो देखें यहाँ पर कैपिटल एम और उसके सामने टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी लिखी हुई है। दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। पहले हम इसको मेंशन करते हैं और फिर आपने इसको कैलकुलेट भी करना है। अब फार्मूले में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एम यानी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो आपको दी हुई है 1 लाख। वही 1 लाख आप यहाँ पर पोस्ट करें 1 लाख, और उसको आपने डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ एम। और इक्विवेलेंट ऑफ एम ऊपर रेड लाइन में देखें आपको दिया हुआ है और वो 14,000 आपने निकाला है, तो आप 1 लाख को डिवाइड कर दें 14,000 के ऊपर। ओके, नेक्स्ट चलें। अब आपको निकालना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकालने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले कैपिटल एल यानी कि लेबर की टोटल कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी, पहले लिखनी है। यहाँ आएँ और यहाँ सेकंड लाइन में आप चेक करें, लेबर की जो कॉस्ट है वो 80,000 दी हुई है, तो पहले आप यहाँ पर 80,000 लिखें। फिर आगे डिवाइड है, और डिवाइड करने के लिए इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, और ये जो ऊपर फर्स्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर 13,900, वही 13,900 आप इधर लिखेंगे। इस तरह से ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर की स्टेटमेंट भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ है।
यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ, और उसको निकालने के लिए सबसे पहले एफ़ यानी टोटल कॉस्ट चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड की। और यहाँ आप देखें आपको मिल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट 60,000 है, वही आप यहाँ पर 60,000 पोस्ट करें। फिर आपने इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड किस पे करना है, इक्विवेलेंट ऑफ एफ़, ये आपको नज़र आ रहा है डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ एफ़। और ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ ये देखें इक्विवेलेंट ऑफ एफ़ आपने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है 13,900, तो आप 60,000 को डिवाइड करेंगे 13,900 पे। ये स्टेटमेंटल फॉर्म में आपने पहले लिखना है लेफ़्ट साइड पे, और फिर इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो करके आप कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो पहली कैलकुलेशन है 1 लाख डिवाइडेड बाय 14,000, ये हमारी पहली कैलकुलेशंस हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे डेसिमल आ रहे हैं और आपने इन डेसिमल्स को काउंट करना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल हों कैलकुलेटर पे लिखना है। जगह कम है तो चलें आप उसमें थोड़े से कम कॉपी पे लिख लेंगे, लेकिन कैलकुलेटर पे आपने एक भी डेसिमल नहीं कम लिखना, 8 के 8 डेसिमल आपने पूरे करने हैं। ओके, और चूँकि आप नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ सिर्फ डेसिमल्स को 4 की हद तक रख रहा हूँ, और उसकी रीज़न यह है कि इधर वो चूँकि जगह कम है तो एक्चुअल अमाउंट 7 है वो नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए मैं डेसिमल कम कर दिए। मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर पे डेसिमल नहीं कम करने, कैलकुलेटर पे पूरे पूरे लिखने हैं तो आंसर आएगा। नेक्स्ट आपने फिगर कैलकुलेट करनी है 80,000, ये हम निकाल रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। 80,000 को डिवाइड करना है 13,900 पर, यूँ आपके पास सेकंड आंसर आ गया। और अगेन इसके डेसिमल बहुत ज़्यादा हैं तो मैं इसके डेसिमल्स यहाँ पर कम कर देता हूँ, 4 तक मैं रख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ सेकंड आपने कॉस्ट कंप्लीट की है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, और उसके बाद आपने करनी है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ जो आपको यहाँ नज़र आ रही है 60,000 की टोटल अमाउंट थी एफ की, और उसको डिवाइड करना है 13,900 इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे। तो आपके पास जो नेक्स्ट आंसर है वो भी आ गया है, और उसके भी डेसिमल्स बहुत ज़्यादा हैं, उन डेसिमल्स को भी मैं 4 की हद तक कर देता हूँ। तो यूँ 4 डेसिमल्स आपके पास आ गए। लें जी, ये पर यूनिट कॉस्ट आपने कंप्लीट की, और जैसे ही ये कंप्लीट हुई आप उसको यहाँ पर यूनिट कॉस्ट, ये जैसे पीयू पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे पुट करना शुरू कर दें। पहले मटेरियल है तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आप लिखें, और मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट ये निकाली हुई है आपने, इसी को वहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद आपने लेबर की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, और ये लेबर की पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, उसको लिख दें। फिर उसके बाद देखें एफ की पर यूनिट कॉस्ट आपने निकालनी है, तो एफ की पर यूनिट कॉस्ट यहाँ कैलकुलेट की हुई है, उसको लिख दें। तो यूँ आपके पास टोटल कॉस्ट 17.21 आ गई। ओके, अब ये इस आपको पता है कि सीपीआर के अंदर जो आंसर्स दिए हुए हैं उन आंसर्स में पर यूनिट कॉस्ट होती है। चेक करते हैं, यहाँ आपके पास आंसर्स हैं और एक ही आंसर आपके पास है यूनिट कॉस्ट का, और वो गिवन है आपको 17.2148। अब हमारे आंसर्स में देखें एग्जैक्ट आंसर है 17.2148। ऐसा लग रहा है कि बुक वाले ने भी 4 डेसिमल्स को ही कंसिडर किया हुआ है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आपने कैलकुलेटर पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 8 डेसिमल हैं, 8 के 8 डेसिमल लेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ डेसिमल हाइड किए हैं, ख़त्म नहीं किए, हाइड किए, और इसी वजह से आपकी कैलकुलेशंस एक्यूरेट होती हैं। लें जी, अब हमारा जो लेफ़्ट वाला पेज है क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट है, और हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेड कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट कंप्लीट है। इवन हमारा आंसर भी आ गया हुआ है, और राइट वाले पेज पे आपके पास ये पूरा डिपार्टमेंट ये यहाँ पर वेकेंट है। तो यही बात मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा था कि इवन आंसर आ चुका हुआ है तो भी आपका राइट वाले पेज का ऊपर वाला पोर्शन ये सबसे एंड में कंप्लीट होगा। नीचे आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल भी पूरा कर लिया हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट भी पूरी कर ली हुई है। अब आप आएंगे इक्विवेलेंट शेड्यूल में, वहाँ पर आप फार्मूला साथ साथ में पढ़ते जाएं। सबसे पहले आपको ये कंप्लीटेड यूनिट्स ये चाहिए, और आप क्वांटिटी शेड्यूल में ये सेकंड लाइन में देखें हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स थे
और वो 13,500 थे। 13500 आप भी लिख दें, 13500, और उसके बाद आपने करना है मल्टीप्लाई, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट टोटल कॉस्ट, और पर यूनिट टोटल कॉस्ट आपके एंड पे जो आंसर आया हुआ है 17.21, ये है पर यूनिट कॉस्ट टोटल। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अब 17.2148 के साथ। थोड़ा सा हमने यहाँ पे गैप दिया हुआ है, 8 डेसिमल की बजाय हमने 4 डेसिमल टेक ओवर किए हुए हैं, तो शायद कोई 1-2 रुपये का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, क्योंकि पूरे पूरे डेसिमल नहीं लिए हुए। ओके जी, ये हमारा पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया स्टेटमेंटल वाइज, यानी कि कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टी। दूसरे में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है, क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है, लेकिन नॉर्मल लॉस की अमाउंट ही कैलकुलेट नहीं हुई, और उसकी रीज़न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये नॉर्मल लॉस का फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने कैसे निकालना था, नॉर्मल लॉस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, जबकि इस क्वेश्चन में स्मॉल आर है ही नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। इसका ये मतलब निकला कि आपका जो ये सेकंड स्टेप है, वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एन एल, ना आर है क्वेश्चन में और ना ही एन एल है, ये है ही नहीं क्वेश्चन में। तो इसका मतलब इनकी कैलकुलेशन स्टेटमेंटल फॉर्म में भी नहीं लिखी जा सकती, और ना कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो आप यहाँ पर 0 लगा दें। अब उससे नेक्स्ट जो काम करना है, उसमें सबसे पहले आपको वर्क इन प्रोसेस चाहिए। वर्क इन प्रोसेस के लिए आप इधर आएँ और थर्ड लाइन में चेक करें, वर्क इन प्रोसेस है 1000, तो आप भी यहाँ पर 1000 लिख दें, और उससे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, और उससे आगे आपने स्मॉल एम यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेना है। सबसे लास्ट वाले कॉलम में देखें, ये एम स्मॉल एम आपने कैलकुलेट किया पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि है 7.1429 आप भी लिख दें। कुछ डेसिमल्स आपने कम लिखे हुए हैं, लेकिन आपने इनको ठीक पूरे पूरे डेसिमल नहीं लिखे हुए, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है, और उससे आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन, और आपको याद होगा कि मटेरियल की जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो हमने क्वेश्चन के अंदर देखी थी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मटेरियल, और इसकी परसेंटेज आपको वैसे ही ज़ुबानी याद होनी चाहिए थी कि वो 50% परसेंटेज कंप्लीशन है मटेरियल की। ओके, तो अब आप यहाँ पर भी आएँ और 50% साथ में मल्टीप्लाई करें। 50% का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाय 100, और उसका मतलब होता है 0.5। यूँ आपने पहली लाइन कंप्लीट कर ली, और इसके साथ अब चलते हैं दूसरी लाइन पे, और दूसरी लाइन में आपने सबसे पहले जो लिखना है वो है वर्क इन प्रोसेस। यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, ये वर्क इन प्रोसेस है, और वर्क इन प्रोसेस के लिए क्वांटिटी शेड्यूल में क्वांटिटी शेड्यूल में है, और वहाँ पर आपको ये थर्ड लाइन में वर्क इन प्रोसेस मिल रहा है 1000, तो आप भी यहाँ पर 1000 पोस्ट कर दें, और उसके बाद आपने 1000 से नेक्स्ट आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 लगे हैं, एक कम कर देते हैं, 1000 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई स्मॉल एल यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर लिखनी है। आप क्वेश्चन में नीचे आएँ और सेकंड लाइन में पर यूनिट कॉस्ट देखें, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर दी हुई है, और वो है 5.7, वही 5.74 आप यहाँ पर लिखें, 5.7554 वो पुट करें, और उसके बाद फार्मूले में आगे दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो दोबारा आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, और फिर आपने परसेंटेज कंप्लीशन लेनी है। ये चूँकि लेबर के लिए आप काम कर रहे हैं, तो लेबर की परसेंटेज आपको क्वेश्चन में पड़ी थी, और उसमें लेबर और एफएच के लिए दोनों सेम हैं परसेंटेजेस, और वो परसेंटेज देखेंगे लिखी हुई है 40% कंप्लीट एज़ टू लेबर। ये आपको नज़र आ गया होगा, 40% कंप्लीट एज़ टू लेबर, तो लेबर की परसेंटेज 40 है। 40 का मतलब है 40 डिवाइडेड बाय 100, और उसका मतलब है 0.4। जी, इस तरह से आपकी ये
सेकंड लास्ट लाइन भी कंप्लीट हुई। लास्ट लाइन में आए, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, तो क्वेश्चन में थर्ड लाइन में चेक करें वर्क इन प्रोसेस 1000 है, आप भी यहाँ लिख दें 1000। अच्छा आप देखें, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करता हूँ, ये पहली लाइन में भी 1000 मगर मैं क्वांटिटी शेड्यूल में जाके आपको दिखाया, दूसरी लाइन में भी 1000 मैंने आपको क्वांटिटी शेड्यूल में जाके दिखाया, थर्ड लाइन में भी 1000 है, मैंने आपको क्वांटिटी शेड्यूल में जाके दिखाया। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बार बार हो कि कहाँ से कौन सी अमाउंट टेक ओवर करनी है। हालांकि जब है ही 1000 तो मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखा के लिखा। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, आप भी मल्टीप्लाई लिख दें, ओके। और उससे नेक्स्ट आपने स्मॉल एफ लेना है, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ ओ एच। सबसे नीचे पर यूनिट आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और आखिरी लाइन में देखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ ओ एच है और वो है 4.3। आप भी यहाँ पे पोस्ट करें 4 जो पर यूनिट कॉस्ट है 4.3 और 165। उससे आगे आप फिर दोबारा देखें कि आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप इससे आगे मल्टीप्लाई लिख दें और उससे आगे परसेंटेज कंप्लीशन है। और मैंने जैसे क्वेश्चन में आपको दिखा दिया कि लेबर और एफ एच दोनों के लिए ये 40% है, ये लेबर लिखा हुआ है, और उसने साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये एफ एच के लिए भी सेम परसेंटेज है 40%। और 40% का मतलब ये होता है 40 डिवाइडेड बाय 100, और 40 डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आएगा 0.4। इस तरह से आपने स्टेटमेंटल वाइज इन सारी कैलकुलेशंस को यहाँ लिख दिया। अब इनको कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखना है और आसान है क्योंकि सामने से अमाउंट आपको नज़र आ रही हैं और आपने सिंपल उनको मल्टीप्लाई करते जाना है। पहली अमाउंट आपको नज़र आ रही है 13,500, इसको मल्टीप्लाई करना है 17.2148। ये पहली अमाउंट है जो हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है, वही हम लिख रहे हैं 13,500 मल्टीप्लाई करना है 17.2148, फर्स्ट अमाउंट आ गई। दूसरी अमाउंट 0 है। आगे हमने मटेरियल से एसोसिएटेड कैलकुलेशंस हैं वो पहले ही स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखी हुई हैं, जिनमें सबसे पहले लिखा हो 1000, फिर मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 7.1429, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज कंप्लीशन जो कि 50% थी, यानी 0.5। सेकंड कैलकुलेशन में अब आप आए लेबर की, उसमें सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस थे 1000, मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर यानी कि 5.7554, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन पे, वो 40% था, 40 डिवाइड बाई 100.4। इस तरह से ये भी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। थर्ड में आपने एफ ओ एच की कैलकुलेशन करनी है। पहले आपके पास वर्क इन प्रोसेस के यूनिट 1000, उनको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ ओ एच जो कि 4.3165 है, उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन 40%, यानी 40 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.4 आ गया। यूँ आपके पास ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। ओके, अब ये जो टोटल कॉस्ट आई है ये 0.01 यानी कि 1 पैसा ज़्यादा है। और दूसरी बात मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि इस क्वेश्चन को चेक करने का एक इनडायरेक्ट मेथड है कि राइट वाला जो पोर्शन है, ये सबसे पहला पोर्शन राइट वाला, इसका जो आंसर है वो लेफ़्ट वाला जो डाउनवर्ड पोर्शन है ये वाला, इसका जो टोटल है उसको इक्वलाइज कर देगा। अब आप ये देखें यहाँ पे 240,000 है और इधर भी 240,000 है, और लेकिन आगे ज़ीरो लिखा हुआ है तो 1 पैसा उधर ज़्यादा। तो मैंने कहा था चूँकि आप डेसिमल में प्लस माइनस कर रहे हैं तो एक आधे पैसे का थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। तो 240,000 इधर है और 240,000 इधर है। इस तरह से हमने वही दो पेजेस राइट और लेफ़्ट वाले कंप्लीट किए। लेफ़्ट वाले पेज के 2 पोर्शन थे, क्वांटिटी शेड्यूल पूरा कर लिया, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट पूरी कर ली, आंसर भी चेक हो गया। और राइट वाले पेज पे 3 पोर्शंस करने थे, जिनमें पहले आपने कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंट शेड्यूल यहाँ पर पूरा हो गया, पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर पूरी होगी और आंसर भी चेक हो गए। तो होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी। और उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।